हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। बेसिकली आज के इस वीडियो हम लोग वे सारे बच्चे जो क्लास 9 का जो आपके पास 27 जुलाई को जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है ना विज्ञान का, उसके लिए जो भी तैयारी करना चाहते हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का जो 27 जुलाई को जो आपका वीकली टेस्ट होगा साइंस के लिए, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग देन उसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है देख सकते हो, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl होगा। 2 नंबर क्वेश्चन कट हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, सबको पता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सल्फर का आणविक सूत्र है, देखो आणविक सूत्र पूछा है, ठीक है ना। सल्फर का अगर सिर्फ संकेत पूछता तो S बोल देते हैं, लेकिन अगर आणविक सूत्र पूछा तो S8 बोलेगा, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? H2SO4, ठीक है ना, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रबल अम्ल मानते हैं, ठीक है। तो H2SO4 यानी कि जो आपके पास 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्प्रिंग और बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग खाने का सोडा भी बोलते हैं, खाने वाला सोडा को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने वाला सोडा का जो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी कि NaHCO3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र है, तो अमोनियम सल्फेट का NH4 का होल टू SO4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7 नंबर पास बढ़ाते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र MgCl2 होता है, ठीक है। याद रखिएगा बात, क्योंकि भाई साहब Mg के पास +2 का चार्ज होता है और Cl के पास -1 का चार्ज होता है। तो वैसे जैसे ये जो आपके पास पावर है इस Cl में -1 है तो -1 आगे आ जाता है, ठीक है, मतलब 1 आगे आ जाता है, ठीक है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है। और ये 2 जो है इसके पास Mg का इधर आ जाता है, तो क्या बन गया फाइनली? इधर आप लोग Mg लगा दो, इधर Cl लगा दो, देखोगे MgCl2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग को सूत्र बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। और नहीं आता तो बोलिएगा, मैं सूत्र बनाने की अलग से वीडियो बना के दे दूंगा आपको, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बोला है ना, तो CaCO3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लिखा है कि फेरिक ऑक्साइड का सूत्र है, तो फेरिक ऑक्साइड का जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है, फेरिक ऑक्साइड, याद रखिएगा बात। तो 4 नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र क्या हो जाएगा आपके पास? H2S, जो 3 नंबर का ऑप्शन में दिख रहा होगा आपके पास। अब चलिए कुछ हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हैं। लिखा है यहाँ पे रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, यानी कि रासायनिक सूत्र से आप क्या समझते हैं? तो याद रखिएगा, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, यानी कि जो भी आप लोग तत्व, जो भी आप लोग यौगिक ले रहे हो, ठीक है ना, उस यौगिक में जो जो संगठक है, संगठक मतलब जिस जिस चीज से मिलकर यौगिक बना है, उन सभी को सिंबलाइज करने का, दिखाने का एक तरीका होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक सूत्र बोलते हैं। बस यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न और। लिखा है यहाँ पे संयोजकता किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, संयोजकता क्या होता है कि वह इलेक्ट्रॉन होता है जिससे वह साझेदारी करता है और अपना बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे परमाणु के साथ या यौगिक के साथ। समझ में आ रहा है ना आपके पास? तो वही लिखा है कि किसी तत्व की संयोजकता शक्ति अथवा क्षमता बोल सकते हैं, किसी तत्व की संयोजकता क्षमता या शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। याद रखिए बात। और साथ ही साथ देख सकते हो रासायनिक यौगिक का अच्छा या क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा था कि इसका क्या उपयोगिता है, यानी कि जो संयोजकता है इसका क्या उपयोगिता है। तो यही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे में कि रासायनिक यौगिक का सूत्र ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग होता है। तो संयोजकता का उपयोग कहाँ होता है? बेसिकली रासायनिक यौगिक का सूत्र ज्ञात करने के लिए, और भी बहुत सारा उपयोग है इसका, ठीक है ना। इसी से बॉन्ड मजबूत या फिर कमजोर बनता है, परंतु अभी आप लोग वो सब नहीं पढ़ोगे, 11-12 में जाओगे तो अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल अभी तो आपके लिए यही काम का है कि भाई साहब संयोजकता का उपयोग हम लोग परमाणु, जो आपके पास जो भी यौगिक है उसको हम लोग सूत्र बनाने के लिए करते हैं।
अच्छा, जल का रासायनिक सूत्र लिखे तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पंज और लिखा है कि निम्नलिखित यौगिक में उपस्थित तत्वों के नाम लिखे, यानी कि बुझा हुआ चूना में कौन कौन से तत्व मौजूद है आपको बताना है। बेकिंग पाउडर जिसको खाने वाला सोडा बोलते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने इसका सूत्र बताया था NaSCO3, इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद है आपको बताना है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन कौन से तत्व मौजूद है आपको बताना है। तो सबसे पहले बुझा हुआ चूना को देखते हैं। तो बुझा हुआ चूना का जो फॉर्मूला होता है CaOH का होल्डू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देख सकते हो यहाँ पे आपके पास Ca है यानी कैल्शियम है, वही चीज लिखा है कि इसमें जो तत्व है उसमें से एक कैल्शियम है। यहाँ पे O है, O यानी कि ऑक्सीजन भी, और लास्ट में देखो H है यानी कि हाइड्रोजन भी है। यानी कि बुझा हुआ चूना में आपका कैल्शियम तत्व मौजूद है, ऑक्सीजन तत्व मौजूद है और हाइड्रोजन तत्व मौजूद है। यानी कि बुझा हुआ चूना 3 तत्वों से मिलकर बनता है, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें बेकिंग पाउडर का, जिसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3, इसमें देख सकते हो Na यानी कि सोडियम है, H मतलब हाइड्रोजन है, C मतलब कार्बन है और O माने ऑक्सीजन है। यानी कि ये 4 तत्वों से मिलकर बना है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। चलिए देखिए लास्ट ऑप्शन पर आते हैं इसका, जो कि आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जिसको हम लोग HBr बोलते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और Br यानी कि ब्रोमीन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन करेक्ट हो जाएगा। ब्रोमीन यहाँ पे आधा हुआ है, ब्रोमीन लिख लीजिएगा, ब्रोमीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन से मिलकर बना होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, HBr। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है कि मोल से आप क्या समझते हैं। तो मोल से आप क्या समझते हैं, देखो मोल पदार्थ की वह मात्रा होती है, बेसिकली एक प्रकार की मात्रा है, ठीक है ना। जैसे आप लोग 2 किलो 4 किलो 5 किलो आलू लेने जाते हो, तो वो जो किलो क्या है वो मात्रा है। उसी प्रकार से जो आपके पास परमाणु का भार वगैरह मापा जाता है वो मोल में मापा जाता है, ठीक है ना। देख सकते हो यहाँ पे मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या, जैसे कि जिसमें कणों की संख्या, जैसे कणों में क्या क्या आता है, जैसे परमाणु आता है, आयन आता है, उसके बाद अणु आता है, ठीक है ना, ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो जिस मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या कार्बन 12, जिसको हम लोग कार्बन 12 बोलते हैं स्टाइल मार के, ठीक है ना, कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होता है। यानी कि कार्बन जो 12 है, ठीक है ना, जो कार्बन परमाणु उसको 12 टुकड़ों में बांटो, उसमें से एक टुकड़ा लो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन 12 बोलते हैं। तो इस एक टुकड़े का, इस कार्बन 12 जो है आपके पास, इसका जितना वजन होगा उतना वजन का आप लोग कोई भी परमाणु अणु लो उसका, ठीक है, उतना वजन का कोई भी तत्व का परमाणु अणु लो, उस तत्व जितना वजन इसका होगा ना, मतलब समझो इस कार्बन 12 के ही वजन जितना कोई दूसरा तत्व का कोई आप लोग परमाणु ले लो, तो वो जितना आप लोग परमाणु लोगे ना, वही उसका क्या होता है, 1 मोल होता है। याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोलर द्रव्यमान क्या है। तो मोलर द्रव्यमान क्या है, पदार्थों के 1 मोल अणु का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोल तो समझ में आ गया। अब कोई पदार्थ के 1 मोल अणु का जो द्रव्यमान होता है उसको क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। याद रखिएगा बात। अब चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखा कि परमाणु एवं अणु में अंतर स्पष्ट करें। तो इधर परमाणु लिखा हुआ, इधर अणु लिखा हुआ है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है परमाणु में कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। यानी कि सबसे छोटा क्या होता है, परमाणु। अणु नहीं, लगता है बच्चों को क्या अणु सबसे छोटा, नहीं, गलत बात है, परमाणु सबसे छोटा है। क्योंकि परमाणु किससे मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। परंतु जो अणु होता है वो खुद 2-4 परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसलिए छोटा कौन होगा, परमाणु, ठीक है ना। चलिए तो लिखा कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता वो परमाणु कहलाता है। ये स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता, इसलिए इसको परमाणु बोलते हैं, ठीक है। परंतु अणु में उल्टा है। अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यानी कि 1-2 अणु आपको दिख सकता है कभी भी, परंतु आपको कभी भी 1 परमाणु आपको नहीं दिख सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु का आकार गोलाकार होता है क्योंकि ये सबसे छोटा कण है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से अणु का याद रखिएगा, ये भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु का आकार भिन्न भिन्न होता है। यानी कि आप लोग अगर जल का अणु लोगे, हवा का अणु लोगे या मिट्टी का अणु लोगे, तो इन तीनों का अलग अलग प्रकार का अणु आपको मिलेगा। जिस प्रकार का पदार्थ होगा उसके हिसाब से उसका अणु का साइज होगा, उस प्रकार उसका आकार होगा। परंतु चाहे जल का, हवा का, आग का, पानी का, किसी का भी परमाणु लो, वो हमेशा गोलाकार ही होगा, ठीक है। क्योंकि परमाणु ही सबसे छोटा कण है जिसको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। अच्छा लिखा कि मौलिक कणों द्वारा परमाणु का निर्माण होता है। मौलिक कण यहाँ पे कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। याद रखिएगा बात। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिसको मौलिक कण बोलते हैं, इन्हीं के द्वारा परमाणु का निर्माण होता है। परंतु परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। यानी कि 2, 4, 6, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5, 6 मिलकर क्या बनता है, एक अणु बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है।
आगे देखिए लिखा है कि परमाणुओं को रासायनिक विधियों द्वारा विभाजन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये सबसे छोटा सबसे मूलभूत कण है, ठीक है ना। परंतु जो अणु होता है इसको रासायनिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा, उत्कृष्ट गैस, जैसे कि उत्कृष्ट गैस मतलब जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, जैसे कि आपके पास हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब होते हैं। इनको छोड़कर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारा एक्सेप्शन है, उनमें से ये एक्सेप्शन है उत्कृष्ट गैस। इनको छोड़कर बाकी कोई भी तत्व ले लो, उनका जो परमाणु होता है वो अत्यंत क्रियाशील होता है क्योंकि ये अकेला नहीं रह सकता, ये हमेशा संयोग करके रहता है। तो संयोग तभी ना करता है जब वो क्रियाशील होता है, सीधा सीधी बात है। परंतु अणु में उल्टा होता है, ये अणु जो होता है ये परमाणु की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है क्योंकि कभी ना कभी एक दो आपका अणु अकेले रह सकता है, ठीक है ना। यानी कि आप इससे क्या पता चल रहा है कि वो कम क्रियाशील है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।